ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी इम्पोर्टेंट एम्स ऑफ दिस टीबी कंट्रोल प्रोग्राम कि हमने रिड्यूस करना है रेजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, हमने इंप्रूव करनी है रेजिस्टेंस और हमने मिनिमाइज करना है चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। तो जो पहली हेडिंग है दैट इज रिड्यूसिंग द रेजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, हम कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने केस फाइंडिंग करनी है और केस फाइंड करने के बाद हम उनको ट्रीट कर देना है। उससे क्या होगा कि रेजर्वायर ही कम हो जाएगी डिजीज़ का, तो डिजीज़ स्प्रेड नहीं करेगी और डिजीज़ फर्दर ट्रांसमिट नहीं होगी। तो केस फाइंडिंग हम कैसे कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इज टू अर्ली डिटेक्ट द केसेस बाय स्पूटम पॉजिटिव, मतलब स्पूटम पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई करना बाय माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और जो टारगेट ग्रुप होता है वो होता है जिनको परसिस्टेंट फीवर है, परसिस्टेंट कफ है, ठीक है। अच्छा, जो केस फाइंडिंग टेक्निक है जो बिल्कुल एक कंफर्मेटरी टेक्निक है और एमसीक्यू को पूछा जाता है कि हम कंफर्मेशन कैसे करते हैं टीबी पॉजिटिव केसेस की, तो दैट इज़ बाय स्पूटम माइक्रोस्कोपी। तो स्पूटम स्मेयर लेते हैं हम और उसको माइक्रोस्कोपी पे देखते हैं तो हमें ट्यूबरकल बैसिल एज इट इज़ आइडेंटिफाई होते हैं, तो दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। और जब दो कंजक्टिव स्पेसिमेंस पॉजिटिव आ जाए तो दैट इज़ द यू कैन से डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो टीबी है, दो कंजक्टिव स्पूटम स्मीयर्स का पॉजिटिव आना ऑन स्पूटम माइक्रोस्कोपी। इसके अलावा हम स्पूटम को कल्चर भी कर सकते हैं बट दैट इज़ अ सेकेंडरी टेस्ट। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं अबाउट द मास मिनिएचर रेडियोग्राफी MMRH, जिसमें हम चेस्ट एक्सरे लेते हैं, उसमें हम टीबी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेट दैट इज़ लो, मतलब ये एक यूगन से अब इतना नहीं किया जाता क्योंकि डेफिनेटिवनेस नहीं है। डेफिनेट अगर हमें लंग्स में कोई ओपेसिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, तो वो तो किसी वजह से भी हो सकती हैं, राइट। दैट इज़ नॉट यू कैन से डेफिनेटिव कि वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही ओपेसिटीज़ बनी हुई है, राइट। तो इसलिए ये मतलब तो इसकी कॉस्ट हाई थी, इसकी यील्ड कम थी, तो हमने इसको छोड़ दिया। अब हम चेस्ट एक्सरे के बेस पे नहीं आइडेंटिफाई करते केसेस। लेकिन अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, डायग्नोस्टिक टेस्ट तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, दैट इज़ स्पूटम माइक्रोस्कोपी। लेकिन जो स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर ट्यूबरकुलोसिस दैट इज़ चेस्ट एक्सरे, ठीक है। ऑल्दो दैट शुड बी ट्यूबरकुलिन या मोनटॉक्स टेस्ट, लेकिन फॉर पाकिस्तान इट इज़ चेस्ट एक्सरे। सो एक तो मास मिनिएचर रेडियोग्राफी है जो कि अब हम छोड़ चुके हैं। चेस्ट एक्सरे इज़ देयर, ठीक है, वो हमें टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ट्यूबरकुलन टेस्ट भी है और उसकी भी डायग्नोस्टिक वैल्यू अच्छी है, लेकिन स्टिल हम ये देखते हैं कि वो भी मतलब इन सम केसेस वो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, हमने पीछे देखा भी है, उनमें वो टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन वो इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होते हैं बाय टीबी, तो उसको भी हम ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। तो चेस्ट एक्सरे इज़ फॉर स्क्रीनिंग एंड स्पूटम माइक्रोस्कोपी इज़ फॉर डायग्नोसिस ऑफ टीबी। ये बात आप बस माइंड में रखते हैं। तो जीनोटिपिक मेथड्स पर हम PCR करते हैं फॉर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है तो हम उसको लाइक छोड़ देते हैं। अच्छा, तो पहला जो हमने हेडिंग थी जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है केसेस की और उनको ट्रीट करना है, दैट इज़ हाउ वी विल कंट्रोल इट द रेजर्वायर, ठीक है। हम रेजर्वायर को कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं। तो पहला एम हम इस तरह से अचीव करेंगे। सेकंड वन इज इंप्रूविंग द रेजिस्टेंस। इंप्रूविंग द रेजिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट BCG वैक्सीनेशन है, ठीक है। BCG वैक्सीनेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुल बैसिलाई ऑर्गेनिज्म माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसमें हम इंड्यूस करते हैं एक बिनाइन आर्टिफिशियल प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। हमें बिनाइन इन्फेक्शन एक डेड ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट करेंगे अगेन इंट्राडर्मली, लेकिन वो प्राइमरी उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल को। और जब फिर एक्टिव इन्फेक्शन होगी बाद में विद द वायरुलेंट स्ट्रेन, तो उसके अगेंस्ट पेशेंट में पहले से ही इम्यूनिटी होगी, ठीक है। इसमें हम BCG वैक्सीन यूज़ करते हैं जिसमें एटेन्यूएटेड बोवाइन स्ट्रेन यूज़ करते हैं। अच्छा सॉरी, डेड स्ट्रेन नहीं है, माय बैड। इसमें हम एटेन्यूएटेड स्ट्रेन या वीक स्ट्रेन यूज़ करते हैं बोवाइन का, ठीक है। जो बोवाइन ट्यूबरकुल बैसिलस था, हम उसका एक एटेन्यूएटेड स्ट्रेन यूज़ कर रहे हैं। तो यस, दैट इज़ BCG वैक्सीन। दो फॉर्म्स है इसकी, लिक्विड वैक्सीन, फ्रीज वैक्सीन, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसकी डोजेज है वो 0.1 ml हमने यूज़ करनी होती है एडल्ट में, थोड़े बड़े बच्चों में, और 0.05 ml यूज़ करनी होती है जो न्यूनेट्स होते हैं या विद इन 6 वीक्स जिनको इंजेक्शन देना होता है ना, हम एट बर्थ देते हैं। एक ये BCG वैक्सीन, एक DPT वैक्सीन और एक पोलियो वैक्सीन एट बर्थ दे देनी होती है, या एटलीस्ट विद इन 6 वीक्स मिल जानी चाहिए बच्चे को, क्योंकि इसकी क्योंकि से प्रेवलेंस ज़्यादा है हमारी कंट्री में, DPT, पोलियो एंड दिस BCG वैक्सीनेशन, ठीक है। और अगेन इंट्रोडर्मली इंजेक्ट करते हैं ट्यूबरकुलेन सिरिंज के साथ, और कोई सच एंटीसेप्टिक या डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं होती। और डेल्टोइड में हमने इंसर्ट करना, ये लगानी होती है वैक्सीन जस्ट अबव इट्स इंसर्शन पॉइंट। और बस यही बातें हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट। और बस इसका फिनोमेना होता है आफ्टर वैक्सीनेशन, वहाँ पे एक पेप्यूल दाना सा अपीयर होता है, देन वो एक शैलो अल्सर की फॉर्म में हील होता है, क्रस्ट बनता है उसके ऊपर, और बाद में परमानेंट स्कार बन जाता है। और ये राइट डेल्टोइड पे आइडेंटिफाइबल भी होता है। और जिन बच्चों में हमने ऐसे आइडेंटिफाई करना हो कि इनको वैक्सीन मिली है कि नहीं मिली, तो उसमें हम BCG स्कार ही देखते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग स्कार होता है। और इसके कॉम्प्लिकेशन में फिर अगेन इस हम जो अगर बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था तो उस पेशेंट में, उस बच्चे में ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो सकता है, डिसमिनेटेड BCG इन्फेक्शन डेवलप हो सकती है, डेथ हो सकती है।
और वहाँ पे प्रोलॉन्ग अल्सरेशन रह सकती है एट द साइट ऑफ वैक्सीनेशन। सपोरेटिव लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है, ऑस्टोमाइलाइटिस हो सकता है। और प्रोटेक्टिव वैल्यू BCG वैक्सीनेशन की 15 to 20 ईयर्स है, ये बात अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है। अगर हम मीजल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जो TB की वैक्सीनेशन है ये 15 to 20 ईयर्स के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये होगी कि जब अगर बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लाइक हाइपो एल्बुमिन गामा ग्लोबुलिनीमिया है कि उसमें एंटीबॉडीज से काम है, अगर हिस्ट्री है डेफिशिएंट इम्यूनिटी की, उसमें कोई स्किन कंडीशन है लाइक जनरलाइज एक्जिमा है, इन्फेक्टिव डर्मेटोसिस है, डेफिनेटली जहाँ पर क्योंकि इसमें इसका एक ना पेप्यूलेटस सा रिएक्शन आता है, इसलिए हम पे देखते हैं कि उस बच्चे में कोई स्किन डिसऑर्डर ना हो। अच्छा तो हमने दो उसके एम्स अचीव कर लिए। तो हमने रिड्यूस कर लिया रिजर्वोयर को, दूसरा हमने इंप्रूव कर लिया रेजिस्टेंस को, तीसरा एम था कि मिनिमाइज करें चांसेस ऑफ स्प्रेड, कि अगर किसी एक इंडिविजुअल को हो गया है उससे आगे ना फैले। उसके लिए हम आइसोलेशन कर सकते हैं, इंडिविजुअल की केयर कर सकते हैं पेशेंट्स की इन द होम, और डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं स्पोर्टम की क्योंकि उससे स्प्रेड कर रहा होता है। विजिट कर सकते हैं होम की बाय हेल्थ वर्कर्स विजिटर्स टू सी के वहाँ पे क्या हालात हैं और ओवर क्राउडिंग तो नहीं है या वो इन टच तो नहीं विद द रिमेनिंग फैमिली मेम्बर्स। और प्रमोट करनी चाहिए हेल्थ एजुकेशन, इंप्रूव करना चाहिए लिविंग स्टैंडर्ड्स क्योंकि ये पुअर हाउसिंग में पुअर ओवर क्राउडिंग ज़्यादा होता है। और हमें कीमोप्रोफिलैक्सिस करनी चाहिए उनके रिलेटिव्स की, फैमिली मेम्बर्स की, विद आइसोनियाजिड फॉर 1 ईयर और आइसोनियाजिड विद इथैम्बुटोल फॉर 9 मंथ्स, ठीक है, ताकि उनमें डेवलप ना हो डिजीज़। और बाकी हम डॉट्स की बात कर लेते हैं। डॉट्स इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो कि हम TB के लिए देते हैं। ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं ताकि पेशेंट्स जल्दी से जल्दी रिकवर करें TB से और जो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है वो कम हो और स्प्रेड ना हो डिजीज़ ना। ये भी अगेन एक पॉइंट है अबाउट दी रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। इसके एलिमेंट्स यही इंपॉर्टेंट है कि हमने ये गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया इनिशिएटिव, मतलब बहुत पहले से स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने एक तो डायग्नोसिस प्रॉम्प्ट करना है और स्पोर्टम से माइक्रोस्कोपी से फिर हमने उनको ना एक जो डॉट्स थेरेपी होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये हम मतलब ज़्यादा स्ट्रीनुअसली ऑब्जर्व करते हैं फॉर द स्टार्टिंग 2 मंथ्स, ठीक है। स्टार्टिंग 2 मंथ्स, वैसे तो 6 to 8 मंथ्स ये फॉलो होने चाहिए और जो 6 to 8 मंथ्स की ड्यूरेशन को हम शॉर्ट कोर्स कहते हैं क्योंकि वैसे इसकी ड्यूरेशन 1 साल तक भी जा सकती है, 15 महीने तक भी जा सकती है। तो जब हम एक शॉर्ट सा कोर्स लेते हैं वो TB दैट इज़ बिटवीन 6 to 8 मंथ्स और जो इसके इनिशियल 2 मंथ्स हैं उसको हम लोग स्ट्रीनुअसली ऑब्जर्व करते हैं। हम पेशेंट को क्लिनिक में या हॉस्पिटल में बुलाते हैं और अपने सामने उसको दवाई देते हैं और हम अपने सामने देखते हैं कि उसने वो इंजेस्ट कर ली है या नहीं की, ठीक है। दैट इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। उसमें फिर हम जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं TB की वो देते हैं, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, एथैम्बुटोल और पायराजिनामाइड है। और बच्चों के लिए इंजेक्शन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो यही है कुछ इसके एडवर्स पर लिखे हुए दवाइयों का। आइसोनियाजिड पैराफिल न्यूरोपैथी करता है, रिफैम्पिसिन हेपेटाइटिस करता है, पायराजिनामाइड भी हेपेटाइटिस करता है, एथैम्बुटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिक होता है और न्यूराइटिस कॉज कर सकता है। अच्छा, फिर इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है और इसके लिए दवाइयों की भी सप्लाई अनइंटरप्टेड होनी चाहिए ताकि पेशेंट्स को उसकी कमी ना हो। और बस ये डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस। और ये या तो BHU में दे जा सकती है, RSC में दे जाते हैं। पेशेंट वहाँ पे खुद आता है, अगर पेशेंट खाना मुश्किल हो कहीं दूर का रिहायशी हो तो हम किसी हेल्थ केयर वर्कर को असाइन करते हैं कि वहाँ जाके पेशेंट को अपने सामने दवाई दे, या फिर किसी कम्युनिटी वर्कर को असाइन करते हैं ये रोल। तो अगर कोई भी ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो पेशेंट को फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस अ हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। हमने उसकी वैक्सीनेशन की बात की, उसकी हमने स्क्रीनिंग की बात की, उसके ट्रीटमेंट की बात की और यस तो बस यही है। बाकी ट्यूबरकुलोसिस में वेट लॉस की कंप्लेन आती है, अगर सिनेरियो आए तो वेट लॉस की कंप्लेन होगी, फीवर की कंप्लेन होगी, परसिस्टेंट लाइक 2 मंथ्स या 3 वीक्स ड्यूरेशन कफ की कंप्लेन होगी और बाकी हेडेक, मलेस, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स वो तो होंगे। तो यस दैट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस।